जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग यहां पर G20 की जो वर्किंग ग्रुप की एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों भारत का क्या रहा पक्ष और किस तरीके से भारत ने अपने प्लान को बताया, G20 की क्या है आगे की प्लानिंग, पूरी बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों एंड तक। आइए जानते हैं दोस्तों इस मीटिंग के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर, सबसे पहले बात करें तो अभी दोस्तों यहां पर मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, बाली जगह पर मीटिंग हुई थी G20 के एजुकेशन मिनिस्टर की। इस मीटिंग अगर थीम की बात करें तो थीम से ही दोस्तों पूरी कहानी यहां पे समझ में आती है। रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रांग। दोस्तों कोरोना 2020 में रहा था, कोरोना के बाद से स्थितियां बहुत बदल गई हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हो या फिर दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां हो, सभी तरह की चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो एजुकेशन दोस्तों यहां पर प्रभावित हुई है सभी देशों की। तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसको दोबारा से कैसे प्लान करना है और कैसे अपने आप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना है, इन सब चीजों पर दोस्तों बात की थी इस बार की इस G20 की मीटिंग में। अगर बात करें दोस्तों खास बात यह है कि अभी दिसंबर 2022 में जो G20 की प्रेसिडेंशियलशिप है वो भी दोस्तों इंडोनेशिया से इंडिया को दोस्तों ट्रांसफर होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा 2023 में पहली बार दोस्तों इंडिया में G20 की मीटिंग होने वाली है और हम सभी जानते हैं कि जहां पर मीटिंग होती है वही देश अगले 1 साल के लिए G20 का प्रेसिडेंट दोस्तों बन जाता है। तो दिसंबर 2022 में अभी दोस्तों ये मीटिंग के बाद अपनी जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो भी दोस्तों इंडिया में ट्रांसफर होने वाली है, इसलिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट यहां पे चीज हो जाती है। अगर बात करें इस मीटिंग की दोस्तों तो इस मीटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इस बात पर कि जितने भी देश हैं उन सबका जो म्यूचुअल एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाए, ताकि यहां पर एक साथ रहकर दोस्तों एजुकेशन को सुधारने, उसको सही करने और उसको मजबूत फ्रेमवर्क में लाने पर काम कर सकें सभी देश मिलकर। दोस्तों G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लगभग 2/3 जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की दोस्तों रहती है और इसीलिए G20 यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, जो चैलेंजेस को फेस कर सकता है और तमाम तरह की चीजों को एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकता है। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत ने इस मीटिंग में अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके जो मुख्य बिंदु हैं, उसके जो मुख्य चीजें हैं उसको यहां पर रखा है और उसके माध्यम से जो फाउंडेशन हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकते हैं, चाहे वो एक्सेस का हो कि एजुकेशन का एक्सेस को मिले, चाहे वो इक्विटी का हो, एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी का हो, अफोर्डेबिलिटी का हो या फिर दोस्तों अकाउंटेबिलिटी का हो, इन सब चीजों को दोस्तों भारत ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से प्रेजेंट किया है। और इंडिया ने एक तरह का यहां पर लोगों को रास्ता दिखाया है कि भाई किस तरीके से हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर अपना विजन जो है वो G20 के साथ भारत ने शेयर किया है, जिसके माध्यम से आगे और भी चेंजेस या बदलाव होने की उम्मीद दोस्तों जताई जा रही है। भारत ने जो अपना एक रास्ता है, जो अपनी रैपिड ग्रोथ है, जो रैपिड ग्रोथ भारत कर रहा है एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, जो एक्सक्लूसिव वो अपने स्किल को, इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में, उसको भी दोस्तों यहां पे रखा है। और उसके थ्रू जो क्रिएटिव पोटेंशियल भारत क्रिएट करना चाहता है, जो यहां पे लर्नर्स को भारत इंप्लीमेंटेशन देना चाह रहा है कि कैसे वो सीख सकते हैं नई चीजों को, कैसे इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिविटी ला सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, ये सारी चीजें भारत ने जो है हाईलाइट की हैं इस मीटिंग के दौरान। और दोस्तों साथ ही साथ अगर बात करें यहां पर, तो भारत ने जो है वो स्पेशल एम्फोसिस दिया है कि भाई चाइल्डहुड जो है उनकी केयर यहां पे जरूरी है, उनको जो एजुकेशन मिल रही है वो दोस्तों बहुत जरूरी चीज आती है। भारत ने सबसे बड़ी बात यहां पे यही कही है कि हायर एजुकेशन से भी ज्यादा हमें जरूरत है कि हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दें, ताकि यहां से बच्चों की ग्रोथ हो सके और उनका माइंड मेकअप हो सके कि भाई आगे वो रिसर्च में जाएं या आगे अपने आप को प्रमोट कर सकें उन चीजों के लिए जिसकी वर्ल्ड को अगले कुछ वर्षों में जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए भारत ने जो डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनके दोस्तों सपोर्ट करने के लिए भारत ने यहां बात की, भाई उनको सपोर्ट किया जाए, उनको एजुकेशन सेक्टर में और आगे लेके जाया जाए, जो डिजिटल और मल्टी मॉडल लर्निंग है उसको प्रमोट किया जाए, जो फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट पाथवे हैं उनको प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ जो इंटीग्रेटिंग एजुकेशन विद स्किल्स हैं
उसको भी दोस्तों भारत ने प्रमोट किया है। भारत ने कहा है उसके लिए कि भाई एजुकेशन के साथ साथ आपको यहां पर जो स्किल्ड मैनर में चीजें जो होती हैं वो करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर भी हुनर होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपके अंदर स्किल्ड भी होना चाहिए, आपको स्किल्ड भी होना चाहिए, प्रशिक्षित भी दोस्तों आपको किसी न किसी काम के लिए होना चाहिए। ये भारत ने यहां पर दोस्तों बात की है और अपने सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कुछ आउटकम्स यहां पर दिए हैं। अगर बात करें दोस्तों G20 की, ये तो हो गई पूरी मीटिंग की बात। G20 की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बनता है हमारा G20, जो दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक की रिप्रेजेंटेशनशिप में दोस्तों यहां पे काम करता है। यानी IMF और वर्ल्ड बैंक दोस्तों यहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। साथ ही साथ 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ मिलकर दोस्तों 20 मेंबर्स का एक ग्रुप बन जाता है। अगर 20 मेंबर की बात करें तो यहां पर मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर ये देखिए इसके पूरे मेंबर कंट्रीज यहां पर रहते हैं। अगर यहां पे मेंबर कंट्रीज आप देखें तो सभी देशों के नाम और उनके नक्शे आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो ये पूरा अपना जो है वो G20 का पूरा ग्रुप रहता है, जिसमें इंडिया भी है, या फिर यहां पे सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है। इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज भी है और साथ ही साथ अमेरिकन कंट्रीज भी दोस्तों G20 के इस ग्रुप में यहां पर शामिल हो जाती हैं। तो ये सभी चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, है ना। बात करें दोस्तों अगर मेंबरशिप की, तो नाइजीरिया का नाम यहां पर बार बार आता है, क्योंकि नाइजीरिया ने दोस्तों यहां पर मेंबरशिप ली थी। 20th मेंबर यहां पर दोस्तों बन गया था। जैसे अभी मैंने बताया कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, उसको मिलाकर 20 है। जबकि यहां पर बात आई थी कि भाई नाइजीरिया को ऐड करके 20 दोस्तों इसमें देश हो जाते और बाकी यूरोपियन यूनियन यहां पे हो जाता, लेकिन नाइजीरिया ने पॉलिटिकल थोड़े डिस्टर्बेंस चल रहे थे, उनकी वजह से अपनी मेंबरशिप को वापस ले लिया और दोस्तों ड्रॉप कर दिया G20 में प्रवेश करना। अगर हम बात करें दोस्तों G20 के जो 20 देश हैं, यानी 19 देश और एक ग्रुप जो है, ये पूरी दुनिया की दोस्तों 2/3 जनसंख्या जो है वो इन्हीं 20 देशों में रहती है। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान करना है। ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिया है जो G20, G8 और G7 में आपको डिफरेंस क्रिएट करना समझाएगा और इनका जो कंक्लूजन है वो दूर हो जाएगा। G7 जो है दुनिया की 7 सबसे ताकतवर देश है दोस्तों, इसी में उन्होंने रशिया को ऐड करा तो वो G8 हो गया। बट रशिया ने जब दोस्तों यूक्रेन पर और क्रीमिया पर दोस्तों कब्जा करना चाहा तो रशिया को पर यहां से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर G20 आया। G20 में दोस्तों बाकी के 20 देशों को शामिल कर लिया गया और अब कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर 19 देश और दोस्तों 20 में जो है यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसमें शामिल कर लिया गया है। बात करें G20 की इंपॉर्टेंस की दोस्तों, तो G20 जो है वो ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है। यहां पे आप आंकड़े देख रहे होंगे, पूरी दुनिया का जो 80% ट्रेड है दोस्तों ना, जो 80% ट्रेड है वो लगभग G20 के देशों से ही दोस्तों होता है। यानी दुनिया भर में जितना भी व्यापार हो रहा है उसमें से 79-80% जो व्यापार है वो G20 के यही देश दोस्तों कर रहे हैं। इसी प्रकार पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 65 to 70% जो इलाका है वो दोस्तों G20 देशों में ही रहता है। और साथ ही साथ पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका दोस्तों जो है वो 84% जो है इकोनॉमी वो इन्हीं 20 देशों से मिलकर बनती है। और साथ ही साथ एक बात गौर करने लायक भी है कि 79% जो कार्बन इमिशन है वो भी दोस्तों यही 20 देश मिलकर दोस्तों करते हैं। तो G20 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, इसीलिए दोस्तों इसकी बात मानी जाती है और इसीलिए इसकी बात जो है प्रभाव अपना दिखाती है। अगर बात करें दोस्तों G20 की फंक्शनिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जहां भी इसका मीटिंग होता है वही दोस्तों इसका सेक्रेटरीट बन जाता है, वही इसका सचिवालय बन जाता है और अगले 1 वर्ष तक फिर वहीं पर रहकर दोस्तों सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेंबरशिप आती है, नेक्स्ट देश में कहीं मीटिंग होती है, वो फिर इसका अध्यक्ष बन जाता है। वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो फिर इसको दोस्तों हेड करना शुरू कर देते हैं। अगर बात करें G20 की, तो 5 ग्रुप में दोस्तों सभी देशों को बांटा गया है। भारत की बात करें तो ग्रुप 2 में दोस्तों उसको रखा गया है, रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की के साथ। तुर्की, रशिया और साउथ अफ्रीका के साथ भारत को यहां पर ग्रुप 2 में रखा गया है और बाकी इस प्रकार के 5 ग्रुप में दोस्तों सभी देशों को यहां पर डिवाइड कर दिया गया है और उनको अलग अलग तरीके से वहां पर उनकी मीटिंग जो है वो ली जाती है और दी जाती है। बात करें दोस्तों G20 में फंक्शनिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि हर देश का रिप्रेजेंटेटिव यहां पर होता है जिसको हम लोग शेरपा बोलते हैं। ठीक है, जो 20 देश हैं उन 20 देशों में हर एक देश का यहां पर क्या होता है, शेरपा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग शेरपा बोलते हैं। शेरपा दोस्तों एक नेपाली वर्ड है जिसका मतलब होता है गाइड
तो यहां पर हर देश अपना जो एजेंडा है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो प्लानिंग है, वो अपने शेरपा के माध्यम से G20 देशों के बीच में रखता है और आगे के वर्षों के प्लान डिस्कस करता है कि भाई हमारा देश ये करने वाला है, इस तरीके से करने वाला है और ऐसे ऐसे लक्ष्यों को ऐसे ऐसे तरीकों से प्राप्त करने वाला है। ये सारी चीजें देश का जो शेरपा होता है वो G20 की मीटिंग के सामने दोस्तों रखता है। बात करें भारत की, तो भारत के दोस्तों इस समय शेरपा जो है वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, यानी अमिताभ कांत, जिसका फोटो आपको दिख रहा होगा, यही दोस्तों भारत के समय शेरपा है, ये आपको ध्यान करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने G20 में एक और ग्रुप होता है जिसको हम ट्रायोका ग्रुप कहते हैं। ट्रायोका ग्रुप में 3 देश होते हैं। 3 देश कौन से होते हैं? एक ऐसा देश जिसने पिछले साल G20 की मीटिंग को होस्ट किया हो, एक ऐसा देश जो इस बार होस्ट कर रहा हो और एक ऐसा देश जो अगली बार यानी नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा। ऐसे 3 वर्षों के जो कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मीटिंग को होस्ट किया होता है, ऐसे देशों का ग्रुप दोस्तों यहां पे ट्रायोका कहलाता है। जैसे इस बार दोस्तों भारत यहां पर मीटिंग कर रहा है, तो यहां पर अगली बार जो मीटिंग होनी दोस्तों वो इटली से यहां पर हुई थी। 2021 में आपको मालूम होगी इटली में मीटिंग हुई थी, उसके बाद 2022 में भारत में दोस्तों इसकी मीटिंग यहां पर हो रही है। ये भी आपको यहां पे ध्यान कर लेना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर इस समय की बात करें तो इटली, इंडोनेशिया और जो इंडिया है ये इसको होस्ट कर रहे हैं ट्रायोका ग्रुप को। इटली में पिछली बार हुई थी, भारत में इस बार हो रही है और अगले साल जो होगी वो दोस्तों इंडोनेशिया में यहां पर होनी है मीटिंग। तो ट्रायोका ग्रुप जो है वो इन देशों के द्वारा यहां पर बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें तो कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली बहुत स्ट्रैटेजिक और बहुत ड्रास्टिक फैसलों के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो हमारी वॉशिंगटन डीसी की हो, लंदन की हो, पिट्सबर्ग। ये 3 मीटिंग्स ऐसी हुई थी जहां पर दोस्तों ग्लोबल रिफॉर्म किए गए थे G20 मेंबर्स के द्वारा और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे देशों को यहां पे ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है तमाम तरीकों की चीजों के लिए। भाई G20 सबसे बड़ी जनसंख्या को प्रेजेंट करता है, सबसे बड़ी जीडीपी को प्रेजेंट करता है, तो G20 देशों का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई पूरे विश्व को स्टेबल किया जाए हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, चाहे वो हमारी डिफेंस स्टेबिलिटी हो, किसी भी चीज में दोस्तों स्टेबिलिटी को यहां पर बनाए रखना, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सही करते रहना और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को लगाते रहना ताकि भाई कोई भी देश यहां पर गड़बड़ ना कर पाए। इसके लिए दोस्तों G20 के देश बहुत सारे देशों को यहां पर ब्लैकलिस्ट भी करते हैं, कई तरह के अवॉइडेंस भी करते हैं, टैक्स इवेजन भी यहां पर दोस्तों देखा जाता है, उसको भी यहां पर सही करने के प्रयास किए जाते हैं और समय समय पर बहुत सारे रेगुलेशंस को दोस्तों यहां पर लेके आया जाता है। हालांकि दोस्तों कोविड-19 जब से आया है तब से G20 अपने मेन कार्य से भटक गया है, अपने मेन उद्देश्य से भटक गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी अब दोबारा दोस्तों उस पर लौट रहा है। दोबारा से 2 साल हो चुके हैं भाई कोरोना को आए हुए। 2020 में 19 में कोरोना आया था और 20 में लगभग पूरे विश्व में फैल गया था। तो कोरोना के बाद दोस्तों अब भारत और बाकी देश मिलकर G20 को दोबारा से प्रभावकारी बना रहे हैं और दोबारा से अपने जो क्लाइमेट चेंज है, जो जॉब्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है, इनइक्वालिटी है, एग्रीकल्चर है या माइग्रेशन है, करप्शन है, ऐसे इश्यूज पर दोबारा दोस्तों वो बात करना शुरू कर चुके हैं, दोबारा उन इश्यूज को अपनी मीटिंग में आ चुके हैं और उसके थ्रू जो काम कर रहे हैं उन टारगेट को दोबारा दोस्तों सेट कर चुके हैं, जिसके लिए दोस्तों यहां पे काम किया जा रहा है। बात करें दोस्तों यहां पर अगर मीटिंग्स की, तो अभी रियाद की जो मीटिंग हुई थी 2020 में वो काफी कुछ अच्छी रही थी, जिसमें 4 प्रायोरिटीज को दोस्तों यहां पे रखा गया था। सबसे पहले तो पैंडेमिक से फाइट करना, दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी को बचाना, तीसरा जो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हैं उनको दोस्तों यहां पे एड्रेस करना और साथ ही साथ जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना। इन 4 मुद्दों पर यहां पर रियाद समिट बात की गई थी। तो ऐसी समिट में दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं आगे भी। अब भारत में दोस्तों इस बार पहली बार मीटिंग होने वाली है। जिस तरह की पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्थिति बदली है, भारत का प्रभाव विभिन्न देशों पर बढ़ा है और बड़े बड़े विकसित देश भी भारत के प्रभाव में इस समय आ चुके हैं। तो देखना यह होगा कि भारत इस G20 की मीटिंग को किस तरीके से विश्व और अपने हितों को दोस्तों साधने के लिए यूज कर सकता है। भारत ने क्या क्या यहाँ पे फैसले कर रखे हैं, किस तरह की मीटिंग रहेगी और विश्व के देशों का क्या रिएक्शन रहेगा भारत के एक्शंस के प्रति या भारत के सपोर्ट के प्रति या भारत के इनिशिएटिव के प्रति। दोस्तों ये बात तय हो चुकी है कि आगे आने वाले वर्षों में एशिया जो है वो वर्ल्ड को लीड करने वाले लीडर्स और देशों को देगा। ये बात सही है। जैसा कि भारत, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए लगता है कि भारत अगले कुछ वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर में दोस्तों भारत अपने आगे बढ़ रहा है और देखना होगा कि पूरा विश्व दोस्तों भारत को किस प्रकार इन सभी मुद्दों में आगे लेकर चलता है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी मीटिंग आपको समझ में आई होगी और G20 दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बने रहिए दिशा पब्लिकेशन पर, हम लोग लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है।
आज के इस लेक्चर की सारा फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भी लिखिए, अगर नहीं पसंद आया तो भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे बताइए कि क्या कमी रह गई जिसको मैं आगे सुधार लूंगा, और दोस्तों क्या आपको अच्छी बातें लगी हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, विदा लूंगा आपसे। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए, और दोस्तों आलस से दूर रहिएगा। चाहते हैं जीवन में अगर आपके आनंद बना रहे तो अपने माता पिता का कहना जरूर मानते रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।